नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जनजातीय आंदोलन हम पढ़ रहे थे और एक बेसिक परिचय हमने देखा और उसमें हमने देख लिया था कि जनजातीय आंदोलन के जो कारण थे वो क्या रहे थे और किस प्रकार से भीलों में और सामाजिक राजनीतिक जागृति प्रारंभ हुई। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था और मैंने ये बताया था आपको अंतिम क्लास में कि जो भीलों में सामाजिक और राजनीतिक जागृति का कार्य किया वो कार्य गोविंदगिरी व मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। तो अब आज हम पढ़ेंगे गोविंदगिरी को कि किस प्रकार से और गोविंदगिरी के नेतृत्व में और ये आंदोलन आगे बढ़ा और किस प्रकार से जो है भीलों में राजनीतिक जागृति सामाजिक जागृति आई और वो जागरूक हुए। ठीक है, तो कहने का मतलब आज हम पढ़ते हैं गोविंदगिरी को। ठीक है, गोविंदगिरी जी को आज हम पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ गोविंदगिरी। ठीक है, गोविंदगिरी गोविंदगिरी या गोविंद गुरु भी हम बोल देते हैं। मैं आगे इनको इस प्रकार से ही जो है दर्शाऊंगा ना, डबल जी के नाम से ही लिखूंगा गोविंदगिरी को। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था विद्यार्थियों वो 20 दिसंबर 1858 को हुआ था, है ना। डूंगरपुर में ही हुआ था। डूंगरपुर के जो बंजारा परिवार में हुआ था, जिनका एक डूंगरपुर में एक स्थान है बोसिया, है ना, वहां पे हुआ था और तारीख दिसंबर 1858 थी। डूंगरपुर जिला था। ठीक है, तो बंजारा परिवार था, वहां पे हुआ था। और ये जो थे गोविंद गुरु जी आरंभ में एक संत थे जिनका नाम था राजगीर। राजगीर नामक संत के शिष्य बने और ये जो राजगीर संत थे वो कोटा बूंदी अखाड़े के संत हुआ करते थे। ठीक है, तो कोटा बूंदी अखाड़े के संत राजगीर के ये शिष्य बने थे। ठीक है, उसके बाद गोविंदगिरी जो थे वो संत मावजी से प्रभावित हुए। संत मावजी ने, जो आपको पता होगा, लसाड़िया आंदोलन चला रखा था, संत मावजी ने उनसे ये प्रभावित हुए, है ना। संत मावजी से प्रभावित हुए और दयानंद सरस्वती जी से भी गोविंद गुरु प्रभावित हुए और फिर इन्होंने जो है भीलों में राजनीतिक जागृति और सामाजिक जागृति का काम किया, जिसके चलते इन्होंने भगत पंथ और संप सभा की स्थापना की। ठीक है, तो ये एक इनका बेसिक परिचय था, वो मैंने यहाँ पे आपको बोल के बताया, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम बात करेंगे इनके कार्यों की, जो भगत पंथ और संप सभा के रूप में हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इनका परिचय लिख देता हूँ। ठीक है, परिचय से सवाल कई बार जो है यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि गोविंद गुरु का जन्म स्थान को लेकर जरूर पूछा जाता है। सन तो कभी मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे, 1858 है सन वैसे, और 20 दिसंबर इनका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, लेकिन सन तो नहीं पूछेंगे ना, स्थान जरूर पूछते हैं। डूंगरपुर का बोसिया गांव है और बंजारा परिवार में ये जन्मे थे। परिवार भी पूछ लेते हैं, बंजारा परिवार में जन्मे थे, संत राजगीर के शिष्य बने थे, जो कोटा बूंदी अखाड़े के साधु थे। ये बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इनका परिचय लिख देता हूँ। ठीक है, सर्द बहुत है, सर्दी, तो बढ़िया से रहा करो, अच्छे से पढ़ा करो। चलिए, परिचय में हम लिख रहे हैं गोविंद गुरु का जन्म, मैं जी लिखूंगा ना, गोविंदगिरी का जन्म डूंगरपुर के बोसिया गांव के बंजारा परिवार में हुआ था। बंजारा परिवार में, तारीख लिख देते हैं, बंजारा परिवार में
20 दिसंबर 1858 को हुआ था। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, बंजारा परिवार को हम ध्यान रखना, और ये बोसिया गांव को ध्यान रखना। इस प्रकार का सवाल जो है एग्जाम में विद्यार्थियों पूछ लिया जाता है, बोसिया गांव और इसमें एक ये बंजारा परिवार, इसको आप ध्यान रखेंगे, और इसको भी आप रखना चाहें तो रख लेना, बाकी बहुत विशेष बात नहीं है। ठीक है, आगे की मैं बात करूं, ये कोटा बूंदी अखाड़े के साधु आरंभ में गोविंदगिरी, कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगीर के संपर्क में आए, राजगीर के शिष्य बने, राजगीर के शिष्य बने। ठीक है, बाद में बाद में गोविंदगिरी जी संत मावजी का जो आंदोलन था, लसाड़ी आंदोलन, उससे प्रभावित हुए रहे, और दयानंद सरस्वती जी से भी प्रभावित रहे। इस कारण इन्होंने जो है राजनीतिक जागृति, या मैं कहूँ भीलों में जन जागृति का काम किया। इस प्रकार से लिख देंगे, है ना। हम लिखेंगे कालांतर में गोविंदगिरी जी ने संत मावजी 1914 में जन्मे थे ये ना, साबला तालाब डूंगरपुर में ना, 1914 में जन्म हुआ था इनका, है ना। कहाँ पे? साबला तालाब डूंगरपुर, है ना। ये थोड़े से ध्यान रखना। संत मावजी, कालांतर में गोविंदगिरी संत मावजी के द्वारा चलाए आंदोलन लसाड़िया आंदोलन से प्रभावित हुए, लसाड़िया आंदोलन से प्रभावित हुए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इनसे प्रभावित हुए। साथ ही मैं एक अलग एरा देके तीर देके मैं लिख रहा हूँ कि गोविंदगिरी स्वामी दयानंद सरस्वती जी से भी प्रभावित थे, दयानंद सरस्वती जी से भी प्रभावित थे, दयानंद सरस्वती जी से भी प्रभावित थे। ठीक है, पेन में कितनी स्याही डाली लेकिन चल फीका रहा है। कारण ये है कि सर्दी में स्याही भी मुझे लगता है शायद जम चुकी है, इसलिए जो उसकी शांता है वो घट गई है ना, बह नहीं रही है स्याही, इसलिए फीका नजर आ रहा है हल्का सा, लेकिन आपको दिख रहा होगा, इतना मुझे पता है। ठीक है, अपन चला लेंगे काम धीरे धीरे। एक और पेन है अपने पास, तो दोनों पेनों की इस्तेमाल की सहायता से अपन कभी इसको और हम पूरा कर लेंगे इसको ना। सर्दी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। चलो, दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित थे गोविंदगिरी, ये बात हो गई। अतः अब हम लिखते हैं अतः गोविंदगिरी ने आदिवासी क्षेत्रों में जन जागृति का कार्य किया, जन जागृति का कार्य किया, जिसके तहत निम्नलिखित कार्य किए, जिसके तहत निम्नलिखित कार्य किए ना।
अब इनके तहत जो कार्य किए थे उसमें हम सबसे पहले जो है संप सभा की बात कर लेता हूं मैं ना। एक तो इन्होंने स्थापित की थी संप सभा, है ना, जो कि पहले की थी 1883 में। और दूसरा आ जाएगा हमारा भगत पंथ। भगत पंथ इसकी स्थापना की थी 1908 में, है ना। ये 1883 की है, ये 1908 का है। इस प्रकार से आप ध्यान रखना थोड़े से दोनों को, ठीक है। हाँ, तो अब हम संप सभा को पढ़ेंगे विद्यार्थियों। समझ गए होंगे पूरी मतलब पृष्ठभूमि को बढ़िया तरीके से। यदि नहीं समझ में आया है तो आप पिछली क्लास को जरूर देखना, जनजातीय आंदोलन की पहली क्लास, और उसके बाद इस क्लास को देखना। बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ का माजरा था, क्यों इन लोगों ने आंदोलन किया, किसके खिलाफ आंदोलन किया, है ना। और ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ संप सभा की स्थापना कहाँ हुई। तो संप सभा की स्थापना जो हुई 1883 में हुई थी, और ये संप सभा की स्थापना हमारे डूंगरपुर में ही हुई थी, है ना। डूंगरपुर में ही हुई थी, और वो स्थान जो था वो सुराता गांव था। ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। संप सभा की स्थापना के बारे में यहाँ पे लिखना चाहूंगा। संप सभा, है ना, स्थापना, ठीक है, किसने की? गोविंद गिरी ने की। कब की? 1883 में की, है ना। और स्थान जो में डूंगरपुर के सुराता गांव में की। डूंगरपुर के सुराता गांव में की, ठीक है। डूंगरपुर के सुराता गांव में संप सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? भीलों में भाईचारा, प्रेम और भ्रातृत्व की भावना बनी रहे, और भीलों में एकता बनी रहे, इसलिए इसकी स्थापना की थी, ठीक है। उद्देश्य मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य क्या था? वैसे उद्देश्य जो थे वो कुल 9 तय किए गए थे, 9। लेकिन 9 उद्देश्यों का जो मुख्य मोटिव था, मैं वो लिख दूं यहाँ पे शॉर्ट में। तो भीलों में एकता, बंधुता व भाईचारा स्थापित करने हेतु, ठीक है। तो इसके संप सभा की स्थापना का उद्देश्य मुख्य रूप से जो था वो भीलों में एकता, बंधुता व भाईचारा स्थापित करने हेतु यह काम किया गया था, ठीक है। आगे की बात करें तो इसमें 10 नियम व 9 उद्देश्य भी इन लोगों ने अपने तय किए थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इसमें कुल 10 नियम व 9 उद्देश्य तय किए थे। प्रमुख निम्न थे, ठीक है। अब इन प्रमुख नियमों में देखो क्या क्या थे। पहला, शराब का सेवन प्रतिबंधित, है ना। शराब का सेवन प्रतिबंधित, है ना, सबसे बड़ी बात। नंबर 2, शराब का सेवन प्रतिबंधित किया गया। नंबर 2, इनका जो था वो था कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में और नहीं फंसना, ना, अंधविश्वास से दूर, अंधविश्वास से दूर रहना, ठीक है। मतलब अंधविश्वास क्या है? किसी भी घटना को लेकर और उसके कारणों पे ना जाकर और उसमें टोने टोटके करना और ऊपरली पराई मानना, ये देवताओं का चक्कर मानना, इस प्रकार से जो बातें होती है ना, वो अंधविश्वास कहलाते हैं। और कोई भी घटना है उसके कारण पे जाके और उसको उसके कारणों को समाप्त करना,
तो वो घटना समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार का जो कार्य कारण सिद्धांत होता है ना, वो विज्ञानवादी सिद्धांत होता है, उसमें अंधविश्वास नहीं होता, वो विज्ञानवाद होता है। ठीक है। नंबर 3, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल, है ना। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल, और प्रमुख प्रमुख बातें ये हो गई। ठीक है। ये लोग इतना ये सब कुछ कर रहे थे और अपने आप को उच्चतर जातियों के समकक्ष भी अपने आप को मान रहे थे। तो स्वयं को उच्चतर जातियों के समक्ष मानना। ठंड इतनी पड़ रही है कि हाथों से लिखा नहीं जा रहा है, जबरदस्त और भयंकर ठंड है ना। स्वयं को उच्चतर जातियों के समकक्ष मानना, ये सॉरी, ये 4 प्रमुख मैंने बातें लिखी हैं, और भी थे। अब इन जो नियम और उद्देश्य थे, इनकी समीक्षा हेतु और सभा का समय समय पर आयोजन भी होता था। इस संदर्भ में इनका जो पहला अधिवेशन आयोजित हुआ वो 1903 को हुआ था, मानगढ़ नामक स्थान पे, बांसवाड़ा में। ठीक है। उसके बाद छाणी मगरी में हुआ 1904 में, है ना। इसी प्रकार से अन्य भी हुए, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अधिवेशन हुआ वो था 1913 का, जो 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा में हुआ। भयंकर इसमें जो है गोलीबारी हुई थी, जिसके चलते करीब 1500 भील शहीद हो गए थे। इसलिए इस यह जो सम्मेलन था और उसके दौरान ये जो हत्याकांड हुआ, इस हत्याकांड को आदिवासियों का जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है, या भारत का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है, या इसको मानगढ़ हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है। तो आइए मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ, ये तो पूरा ही हो गया है, लिखो गया, इसमें जो है ये भर गया है। अब हम बात करेंगे, अगली स्लाइड पे बात करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको बढ़िया से उतारें। ठीक है। और मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे। ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, ये मैंने इसको मिटा दिया है। आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी विद्यार्थियों। आप लगातार इसको पढ़ते रहना बस। ठीक है। अपना ऐप भी अब आ गया है, 1-2 दिन में बस आपके पास आने वाला है ऐप, और उसमें अपन टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी है वो शुरू कर देंगे। आप चिंता ना करना कि सर का ऐप आ गया है तो अब वो ऐप में पढ़ाएंगे, अब फ्री नहीं पढ़ाएंगे। आप लोगों से मैंने वादा किया है तो उसको हम निभाएंगे, और हम आपको यहाँ पे लगातार पढ़ाते रहेंगे। आप निश्चिंत रहना। ठीक है। चलो, अब हम लिखेंगे कि इन नियमों व उद्देश्यों की समीक्षा हेतु समय समय पर सॉरी, संप सभा का आयोजन, समय समय पर संप सभा का संप सभा का अधिवेशन आयोजित भी किया जाता था, ठीक है। प्रमुख अधिवेशन निम्न थे। प्रमुख अधिवेशन निम्न थे। ठीक है। मैं देखो प्रमुख अधिवेशनों की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है। प्रमुख अधिवेशन में जो पहला अधिवेशन था वो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा पहला अधिवेशन।
पहला अधिवेशन, ठीक है, पहला अधिवेशन जो था 1903 ईस्वी में ये हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ हुआ था, तो पहला अधिवेशन जो हुआ था, मैं यहाँ पे जो है अलग कलर के पेन से लिखना चाहूंगा, ये मानगढ़ में ही हुआ था ना, मानगढ़ बांसवाड़ा में, ठीक है, मानगढ़ बांसवाड़ा, मानगढ़ बांसवाड़ा में पहला अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन 2, दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, दूसरा अधिवेशन 1904 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था छाणी मगरी नामक स्थान पर। कहाँ पे हुआ था, छाणी मगरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, छाणी मगरी में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दोनों अधिवेशन पूछे जा सकते हैं, पहले और दूसरे। इसके अलावा मैं तीसरे नंबर पे जो लिखूंगा वो तीसरा अधिवेशन नहीं है, लेकिन अधिवेशनों की कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है, ठीक है, वो है 1913 का, जो कि 17 नवंबर 1913 को आयोजित हुआ था, बांसवाड़ा के ही ये मानगढ़ नामक स्थान पे ही, जहाँ पे मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ ना, इसी अधिवेशन के दौरान हुआ था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तीसरा तो है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तीसरे नंबर पे ना, तीसरा अधिवेशन है ना, महत्वपूर्ण अधिवेशनों की कड़ी में तीसरा है, बस इतना समझिएगा, ठीक है। अधिवेशन ये हुआ है 17 नवंबर 1913 को, ठीक है। कहाँ हुआ था, मानगढ़ सॉरी, इसको मानगढ़ धाम आजकल बोलते हैं, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, है ना, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, ठीक है। इस अधिवेशन के दौरान ही जो है भीलों की सभा चल रही थी, और करीब हजारों की संख्या में भील यहाँ पे एकत्रित हुए थे, और इन भील व गरासिया जनजाति के यहाँ पे आदिवासी लोग एकत्रित थे, और उनके ऊपर जो है 4 रेजिडेंट थी, एक एमबीसी मेवाड़ भील कॉर्प्स, है ना, एमबीसी, और एक जो है क्या नाम से हमारी थी, जाट रेजिमेंट थी, एक हमारे राजपूत रेजिमेंट थी, है ना, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, और एक हमारे एमबीसी मेवाड़ भील कॉर्प्स, और एक थी हेस्टिंग्स राइफल्स थे, है ना। इन जो है हेस्टिंग्स राइफल्स, क्या वेलेजली राइफल्स थी। इन चारों जो है 4 यूनिट थी, एक तरीके से 4 छावनियाँ कह सकते हैं, या मतलब 4 स्थान से ये सैनिक यहाँ पे आए थे, और इन सैनिकों ने, इन 4 यूनिटों ने, और यहाँ पे अंधाधुंध बिना किसी पूर्व सूचना के और गोलियां दाग दी थी, और इतनी गोलियां दागी कि कहा यह जाता है कि 1500 भील यहाँ पे शहीद हो गए थे। सॉरी, 1500 आदिवासी यहाँ पे शहीद हो गए थे, जिसमें गरासिया भी होंगे, भील भी होंगे, ठीक है। ये घटना थी, इसको हम मानगढ़ हत्याकांड, या भारत का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड, या सॉरी आदिवासियों का हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। इस घटना के बाद गोविंद गिरी को जो है गिरफ्तार कर लिया, और अहमदाबाद की जो सेंट्रल जेल थी उसमें बंद रखा, और 2 फरवरी 1914 को सॉरी फ्रेडरिक विलियम एलिसन व ऑगस्टस केपल के नेतृत्व में एक विशिष्ट अदालत का गठन किया, और उस अदालत ने गोविंद गिरी को 10 साल की सज़ा सुनाई। इस प्रकार जो है गोविंद गिरी को 10 साल की सज़ा हुई। 1923 में वो रिहा हुए, लेकिन 1923 में रिहा होने के बाद गोविंद गिरी को मेवाड़ में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया, यानी कि मेवाड़ प्रवेश गोविंद गिरी का प्रतिबंधित कर दिया। तब ये गुजरात के कोम्बोई नामक स्थान पर चले गए और अपना शेष जीवन वहीं गुजारा, और 1931 में गोविंद गिरी जी का देहावसान हो गया, ठीक है। ये घटना थी विद्यार्थियों।
मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इस अधिवेशन में, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये अधिवेशन था, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे कि इस अधिवेशन में सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस अधिवेशन में हजारों आदिवासी जिसमें हमारे भील प्लस गरासिया दोनों थे, हजारों आदिवासी भाग ले रहे थे, जिन पर MBC मेवाड़ भील कॉर्प्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट व वेलेजली राइफल्स की इन चारों यूनिटों ने गोलियां चलाई, जिसके चलते 1500 आदिवासी शहीद हो गए, ठीक है। इसे आदिवासियों का जलियांवाला हत्याकांड, है ना, इसे आदिवासियों का जलियांवाला कांड, आदिवासियों का जलियांवाला या भारत का दूसरा जलियांवाला या मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 सॉरी, मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जाना गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद गोविंदगिरी को कैद किया, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी को कैद करके गुजरात सेंट्रल जेल, है ना, मैं CJI लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, गुजरात सेंट्रल जेल में रखा और जो है 2 फरवरी 1914 को, है ना, 2 फरवरी 1914 को एक नाम था, हमारे क्या नाम था एक का, फ्रेडरिक विलियम एलिसन, है ना, फ्रेडरिक विलियम एलिसन व अगस्टस केपल के नेतृत्व में एक विशिष्ट अदालत का गठन किया गया था, को
फ्रेडरिक विलियम एलिसन व ऑगस्टस केपल व ऑगस्टस केपल के नेतृत्व में एक विशिष्ट अदालत ने गोविंदगिरी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। 10 साल कैद की सजा सुनाई, ठीक है, 10 साल कैद की सजा सुनाई। इस प्रकार से गोविंदगिरी जो है 10 साल तक जेल में चले गए। 1923 को रिहा हुए, है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे, मगर 1923 में छोड़ दिए गए, है ना, मगर 1923 में गोविंदगिरी रिहा हुए, लेकिन मेवाड़ राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। अतः गुजरात के कोम्बोई नामक स्थान पर चले गए। गुजरात के कोम्बोई नामक स्थान पर अपना अंतिम समय बिताया। अपना अंतिम समय बिताया, है ना। 1931 में देहांत हो गया। देहांत हो गया, ठीक है, 1931 में जो है देहांत हो गया। तो ये था प्यारे साथियों, आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से। गोविंदगिरी जी के बारे में जो इन्होंने संप सभा का गठन किया था वो और उसके अधिवेशन की बात, ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा। अब हम इन्होंने ही भगत पंथ और स्टार्ट किया था इसी दरमियान 1908 में, उसकी बात भी मैं कर लेता हूँ। दरअसल भगत पंथ का माजरा कुछ यूँ था कि 22 जो है जून की बात है, 22 जून 1908 को गोविंदगिरी जी ने डूंगरपुर के जो है मातृकुंडिया नामक स्थान पर भगत पंथ की स्थापना इन्होंने की थी, है ना, भगत पंथ की स्थापना की थी। दरअसल इन्होंने क्या किया था कि ये जो भीलों का जो क्षेत्र था, जिसको हम भौमट क्षेत्र कहते हैं, उस भौमट क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से इन्होंने जो है भगत पंथ चलाया था, है ना। कई सैनिक चौकियां इन्होंने स्थापित की थी, ये आप ध्यान रखना। और उन चौकियों का जो एक प्रमुख होता था वो भगत कहलाता था, इसलिए यह जो पंथ था वो भगत पंथ के नाम से जाना गया, ठीक है, यह जो पंथ था वो भगत पंथ के नाम से जाना गया, ठीक है। और उसमें कई प्रमुख भगत भी हुए, है ना, यानी कि उन चौकियों पर जो नियुक्त किए गए थे, जिसमें पूंजा धीर जी, है ना, और गोपालिया है, सुरजी भगत है ना, जोरजी भगत है, ये थे। जोरजी भगत को तो गोविंदगिरी जी की मृत्यु के बाद सभी ध्रुनियों का नेतृत्व संभाला गया था, है ना, नेतृत्व सौंपा गया था। वहीं जितने भी ये जो चौकियां थी उनका प्रमुख धीर जी को सौंपा गया था, पूंजा धीर जी को सौंपा गया था, ठीक है। वहीं सुरजी भगत के कंधों पर शिक्षा का जो है दारोमदार था कि वो भीलों में और आदिवासियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, ताकि जो है जो ईसाईकरण ये अंग्रेज कर रहे थे वो भीलों में ना हो, है ना। ईसाईकरण मतलब हिंदू धर्म से या भीलों का जो भी धर्म होता था उसको छुड़ाकर, और अंग्रेज लोग जो थे वो इनका ईसाईकरण यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो उसको कहते हैं ईसाईकरण रोकना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम
इसको आप मिटाइए। और अब मैंने जो ये जो बात आपको सुनाई है भगत पंथ के बारे में, उसको जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। भगत पंथ, आप हेडिंग डाल दीजिए। भगत पंथ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलिए मैंने मिटा दिया। आप इसमें से एक एक फैक्ट को बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी जी से सवाल जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना। आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालें भगत पंथ, भगत पंथ, ठीक है। भगत पंथ, भगत पंथ में क्या क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। भगत पंथ की स्थापना, तो देखो स्थापना कहाँ हुई थी, मैं बात करूं स्थापना, स्थापना जो हुई वो 22 जून 1908 को की, ठीक है। भगत पंथ की स्थापना 22 जून 1908 को की थी। उद्देश्य क्या था, भौमट क्षेत्र में भीलों को संगठित करने के लिए, ठीक है। उद्देश्य, सॉरी, दरअसल आजकल ये पूरा जो रूम है बड़ा ठंडा रहता है अपना, ये जिसमें डिजिटल ये पूरा स्टूडियो सेट कर रखा है, और ऊपर से कड़ाके की सर्दी, तो गला भी बैठ रहा है और लिखने में भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन लिखना पड़ेगा। स्थापना हो गई। और स्थान की बात कर लेता हूँ। स्थान, स्थान जो है डूंगरपुर के जो रश्मि गांव है, रश्मि गांव के मातृकुंडिया स्थान पर, है ना, मातृकुंडिया नामक स्थान पर, ठीक है। ये स्थान भी ध्यान रखना। और उद्देश्य की बात भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर देता हूँ। उद्देश्य जो था वो था बहुमत क्षेत्र बहुमत क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु, नियंत्रण स्थापित करने हेतु, ठीक है। बहुमत क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु यह काम किया गया था, ठीक है। और इसलिए इन्होंने जो है कई सैनिक चौकियां भी स्थापित की, और उन सैनिक चौकियों पर एक एक कोतवाल की नियुक्ति की गई, जो कि भगत कहलाता था। वो कोतवाल भगत कहलाता था, इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा, भगत पड़ा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा सॉरी, इस हेतु मतलब इन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु, है ना, इस हेतु कई सैनिक चौकियां बहुमत क्षेत्र में स्थापित की, बहुमत क्षेत्र में स्थापित की, ठीक है, बहुमत क्षेत्र में स्थापित की, जिनका प्रमुख कोतवाल होता था, जिनका प्रमुख कोतवाल को, या जिनके प्रमुख कोतवाल को, जिनके प्रमुख कोतवाल को भगत कहा जाता था, भगत कहा जाता था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसलिए इसका नाम भगत पंथ पड़ा, ठीक है। इसलिए इसका नाम भगत पंथ पड़ा, ठीक है। इसलिए इसका नाम भगत पंथ पड़ा, ठीक है। प्रमुख भगत निम्नलिखित हुए, है ना, प्रमुख भगत निम्नलिखित हुए, ठीक है।
प्रमुख भगत निम्नलिखित हुए। ठीक है। तो प्रमुख भक्तों में जो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे विद्यार्थियों, इनका कई बार पूछ लेते हैं प्रमुख भगत कौन कौन थे। तो एक तो नाम रखेंगे पूंजा धीर जी। पूंजा धीर जी जो थे ये प्रमुख भगत थे, भगत पूंजा धीर जी भी इनको लिखते हैं। तो सभी जो धूणियाँ सभी जो चौकियाँ थी उन सभी चौकियों का प्रमुख पूंजा धीर जी को बनाया गया था। ये इनके प्रमुख शिष्य भी थे गोविंद गुरु के, और इनको जो है सभी चौकियों का प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, एक तो ये प्रमुख शिष्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख शिष्य किसके? प्रमुख शिष्य थे गोविंद गिरी के, गोविंद गिरी के थे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, सभी चौकियों का प्रमुख इनको बनाया गया था, सभी चौकियों का प्रमुख इन्हें बनाया गया था। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, दो ही बातें हैं इसमें, बस बहुत अधिक बात नहीं है। दूसरा नाम जो आता है इसमें हमको मिलेगा, वो मिलेगा जोरजी भगत। जोरजी भगत, जोरजी भगत जो थे, जोरजी भगत के बारे में है कि गोविंद गिरी की मृत्यु के बाद सभी धुनियों का नेतृत्व इन्होंने संभाला था। ठीक है, तो गोविंद गिरी की मृत्यु के बाद सभी धुनियों का नेतृत्व इन्होंने ही संभाला था। ठीक है, मतलब धुनियों से मतलब ये होता है कि जो साधु महात्मा लोग नहीं होते क्या, वो अपना एक धूना बना लेते हैं, मतलब वो आग जलाते हैं, उसी में अपना खाना वहीं पकाते हैं, है ना। तो जिनको वो बोलते हैं टिक्कड़ बोलते हैं, टिक्कड़, जो अपना टिक्कड़ है वो वहीं सेकते हैं, तो वो होता है धूना, है ना। और जैसे एक धूना यहाँ का हो गया, एक वहाँ का हो गया, जहाँ पे वो भगत बैठे रहते थे, है ना। तो इस प्रकार इन सभी धुनियों का नेतृत्व जो है गोविंद गिरी के बाद जोरजी भगत जी ने संभाला था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरा नाम सुरजी भगत का आता है। सुरजी भगत, सुरजी भगत जो थे, सुरजी भगत इन्होंने भीलों में या आदिवासियों में शिक्षा का प्रचार किया था, है ना। आदिवासियों में शिक्षा का प्रचार, आदिवासियों में शिक्षा का प्रचार किया ताकि ईसाईकरण रुक सके, ईसाईकरण रुक सके। अंग्रेज जो थे ये ईसाई हिंदुओं को ईसाई बना देते थे, भीलों को ईसाई बना देते थे, है ना, ऐसा इन लोगों का मानना था। तो इसलिए ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे ताकि आदिवासी जो है ईसाई ना बन सके। ठीक है, इसके अलावा गोबपालिया भगत का नाम भी यहाँ पे मिल जाता है, गोबपालिया भगत, है ना, गोबपालिया भगत। ठीक है, ये भी प्रमुख शिष्य थे, मतलब शिष्य थे गोविंद गिरी के, शिष्य थे गोविंद गिरी के, ये भी आप ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये चार नाम आते हैं विद्यार्थियों, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ये था हमारा भगत पंथ, आप इसको उतारें। ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है और स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। किसने चलाया ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उद्देश्य तो आपको पता ही है, उद्देश्य आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में उद्देश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे का इतिहास हम पढ़ेंगे, जिसमें मोतीलाल तेजावत को पढ़ेंगे, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।